आज हम चालू करेंगे हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ से। देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि अलग अलग समय में लॉ की डेफिनेशन दी गई है और लॉ की अलग अलग डेफिनेशन के पीछे कई हद तक जो सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें लॉ बनाए गए या लॉ को डिफाइन किया गया, उसके हिसाब से लॉ में परिवर्तन आते चले गए हैं। राइट, आज जो लॉ है वो पहले कुछ और हुआ करता था, धीरे धीरे विद द चेंज इन द सर्कमस्टांसेस लॉ में चेंजेस आए हैं। तो अगर एक बार हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ पढ़ें, इसके पहले हम पढ़ चुके थे नेचुरल स्कूल के द्वारा दी गई जो भी लॉज थे वो हमने पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था पॉजिटिविस्टिक स्कूल वाले क्या सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ। अब हम चालू करेंगे। तो सेवाइनीज थियरी ऑफ लॉ कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज दैट लॉ इज अ मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ। ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, पर एक बार मैं फिर आपको ये कवर कर दे रही हूँ, जिसमें मैंने होमवर्क भी दिया था कि आपको नोशन ऑफ ऑर्डर और नोशन ऑफ फोर्स देखना था। तो सेवाइनी के अनुसार लॉ एक हमारे अनकॉन्शियस और ऑर्गेनिक ग्रोथ के कारण आता है। लॉ फाउंड किया गया है, बनाया हुआ नहीं है। हमने अपनी लास्ट क्लास में ये कवर किया है कि लॉ कहीं पे भी किसी ने बनाया नहीं, ऑलरेडी लॉ बना था और हमने उसे क्या किया, सिर्फ ढूंढ लिया, ठीक है। लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन इट्स नेचर। लैंग्वेज की तरह ये हर समय क्या होता है, बदलता रहता है। कस्टम नॉट ओनली प्रिसीड लेजिस्लेशन बट इट इज सुपीरियर टू इट। जो कस्टम्स चले आ रहे हैं वो लेजिस्लेशन को क्या करते हैं, प्रिसीड करते हैं, ऐसा उनके अनुसार माना गया है। आज के हिसाब से नहीं सोचना है। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ जो थे उनके हिसाब से लेजिस्लेशन को प्रिसीड करता है कस्टम्स। लॉ हैज इट्स सोर्स इन द कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। लोगों के कॉमन कॉन्शियसनेस में जो एक अवेयरनेस है, सही और गलत के बीच का जो फर्क है, वो कहलाता है लॉ। Legislation is the last stage of law making and therefore the lawyer or the jurist is more important than the legislator। और हमने ये भी पढ़ा था कि legislation law making का last stage है, इसीलिए जो लॉयर या ज्यूरिस्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है देन द लेजिस्लेटर, ठीक है। आज के हिसाब से नहीं सोचना है, हमें पास्ट को ध्यान में रखते हुए कि जिस समय ये लॉ की डेफिनेशन दी गई थी उस समय के हिसाब से हमें इसे सोचना है। According to Sir Henry Mine, the word law has come down to us in close association with two notions। दो notions को ध्यान में रख के law बनाया गया, जिसमें दो notion थे, the notion of order and the notion of force। जब कभी नोशन यहाँ पे क्या है, एक तरह से एक अजम्पशन, जो चीज़ हम मान रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ देखी है कि एक नोशन ऑफ ऑर्डर होता है। मैं अगर आपको कुछ कह रही हूँ और आपको ऐसा ही करना है तो वो क्या होता है, नोशन ऑफ ऑर्डर, ठीक है। दूसरा है नोशन ऑफ फोर्स। अगर कोई उसे फॉलो न करे, उसे कोई न माने, तो क्या किया जाएगा, एक एग्जीक्यूशन के लिए एक फोर्स अप्लाई किया जाएगा, या आपसे मजबूरन या सही और गलत के बीच फर्क करते हुए आपसे कुछ करवाया जाएगा। दैट इज नोशन ऑफ फोर्स। यह आपका होमवर्क था एंड आई होप कि आप ये पढ़ के आए होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो आई एम गिविंग यू वन मोर चांस। आज आप इस सेशन के बाद एक बार इसे पढ़ेंगे, ठीक है, और बाद में हम इस पर फुल लेंथ डिस्कशन भी करेंगे। अब आ जाते हैं सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ, जो कि डिफाइंस लॉ एज एसेंशियली and exclusively as a social fact, right? और इसके आगे पढ़ते हैं रॉस्को पाउंड। इनके द्वारा बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई थी, इसको हम एनालाइज करते हैं फुल लेंथ में। रॉस्को पाउंड analyzed the term law in the 20th century background as predominantly an instrument of social engineering in which conflicting pulls of political philosophy, economic interests, and ethical values constantly struggled for recognition against background of history, tradition, and legal technique. Roscoe Pound thinks of law as a social institution to satisfy social wants. Roscoe Pound के अनुसार हाईलाइट करेंगे, लॉ एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू हम अपने सोशल वांट्स को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। सोशल वांट्स जैसे क्या,
जहाँ पे कोई क्लेम या डिमांड हो, कोई एक्सपेक्टेशन इन्वॉल्व हो कि एक सिविलाइज सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो हम सोशली किन्हीं चीज़ों की डिमांड करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। जैसा आपने इकोनॉमिक्स के नॉर्मेटिव में पढ़ा है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए या इलिटरेसी नहीं होनी चाहिए, रेप्स नहीं होने चाहिए, मर्डर्स नहीं होने चाहिए, किसी के साथ कोई जाति नहीं होनी चाहिए। ये एक सिविलाइज सोसाइटी के ट्रेट्स हैं, ये एक सिविलाइज सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। In the existence of civilized society, by giving effect to as much as may be satisfied or such claims given effect by ordering of human conduct through politically organized society। तो जो आखिरी की 3 लाइन मैंने आपको हाईलाइट करवाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप हाईलाइट करिए अभी। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो मार्क इट समवेयर, आप अपने पीडीएफ में बाद में मार्क कर लेंगे, और अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप इमीडिएटली हाइलाइटर लाके इसे हाईलाइट करिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। रॉस्को पाउंड के अनुसार एक एक्सपेक्टेशन होती है ह्यूमंस की जब वो सोसाइटी में रहते हैं, एंड दैट टू अ सिविलाइज्ड वन, जहाँ पे उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए एक निश्चित ऑर्डर या तरीका होना चाहिए, और इस ऑर्डर या इस तरीके को ही हम क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। ठीक है, ये था सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ। इन द नेम इटसेल्फ आंसर इज देयर, सोशियोलॉजिकल, जो सोशल नॉर्म्स को इंक्लूड करके चलता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ। रियलिस्ट मीन्स समथिंग विच इज रिलेटेड टू समथिंग रियल, राइट। रियलिस्ट डिफाइंस लॉ इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। इस स्कूल के जो लोग थे उनके मत के अनुसार, उनके हिसाब से लॉ क्या है, तो उसको हम जुडिशियल प्रोसेस के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह? अकॉर्डिंग टू होम्स, लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस इन विच पब्लिक फोर्स विल बी ब्रॉट टू बेयर अपॉन थ्रू कोर्ट्स। यहाँ पे लॉ को क्या कहा गया, एक ऐसा निश्चित तरीका, एक ऐसा निश्चित स्टेटमेंट जो कि सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए कुछ एक ऐसा कंडक्ट पब्लिक के ऊपर फोर्स कर देगा जो लोगों को मानना ही पड़ेगा। कैसे लोगों के ऊपर हम उस चीज को फोर्स करेंगे? लोग अगर गलत करते हैं तो कैसे हम उन्हें रोकेंगे? तो वी विल स्टॉप देम थ्रू कोर्ट्स। मतलब जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो गलत करने वाले लोगों को रोकेगी। देखो, जब कोई कुछ सही कर रहा होता है तो उसे रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सही कर रहा है, वो बाउंड है, एज ए ह्यूमन बीइंग ही इज बाउंड टू डू राइट थिंग्स। रोकने की जरूरत या फोर्स करने की जरूरत, किसी पर्सन के ऊपर फोर्स अप्लाई करने की जरूरत कब पड़ती है? जब वो कुछ गलत कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स को आप ब्रॉड कॉनोटेशन में लेंगे। अगर आप कोई आपको मार रहा है और आप उसके टुवर्ड्स उसको डिफेंड करते हैं तो आपकी तरफ से वो फोर्स नहीं है, आपकी तरफ से वो डिफेंस है, आप बचा रहे हैं खुद को अगर आपको कोई मार रहा है। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अगर कोई कुछ गलत करता है तो कोर्ट क्या करेगी, उन सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए क्या करेगी, कुछ आप पब्लिक फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, किसके थ्रू होगा? कोर्ट्स के थ्रू। क्यों? ताकि कुछ जो गलत हो रहा है उसे रोका जा सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्डोजो, अ प्रिंसिपल और रूल ऑफ कंडक्ट सो एस्टैब्लिश्ड as to justify a prediction with reasonable certainty that it will be enforced by the courts if its authority is challenged is a principle or rule of law। अगर उसकी अथॉरिटी को, कोर्ट की अथॉरिटी को अगर चैलेंज किया गया है तब हम क्या करेंगे, कोर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, जस्ट टू इंश्योर कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। तो रियलिस्ट डेफिनेशन अगर देखो तो कई हद तक कितनी रियल साउंड कर रही है, कितनी करंट सिनेरियोज को देखते हुए कितनी ज़्यादा परफेक्ट साउंड करती है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोकने के लिए कोर्ट्स के थ्रू क्या किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को अप्लाई किया जाता है। यही अपने आप में लॉ है, ये कंडक्ट अपने आप में क्या है, लॉ है। ठीक है, फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस इट फॉलोज दैट लॉ इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेटिंग द ह्यूमन कंडक्ट। हमारे ह्यूमन कंडक्ट को, हमारे एक्शंस को रेगुलेट करने वाला क्या है, लॉ है। so that the harmonious cooperation of its member increases। members के बीच में, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, इनके बीच में जो कोऑपरेशन है वो हारमोनियसली बना रहे।
thereby avoiding the ruin by coordinating the divergent conflicting interests of individuals and of society, which would in its turn enhance the potentialities and viabilities of the society as a whole. एक सोसाइटी में रहने की, एक सोसाइटी में हो रहे कंडक्ट की, ह्यूमन कंडक्ट को सही तरीके से अप्लाई किया जा सके, सही तरीके से रेगुलेट किया जा सके, उस एक्शन या उस स्टेटमेंट को ही हम क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं। ठीक है, टू समराइज, फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ एंड अ डेफिनेशन टू बिकम यूनिवर्सल वन मस्ट इनकॉर्पोरेट ऑल दीज एलिमेंट्स। अब आ जाते हैं समरी में कि अगर हम इन सारे ऊपर पढ़ी हुई डेफिनेशंस का एक मिक्सचर तैयार करें और सबसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अडेप्ट करें तो हमारे सामने क्या आ जाता है? एक ऐसी डेफिनेशन ऑफ लॉ आ जाती है जो एक काइंड ऑफ, हम उसे कह सकते हैं कि यूनिवर्सल डेफिनेशन में कन्वर्ट की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले, लॉ प्रीसपोजेस अ स्टेट। एक ऐसा स्टेट होना चाहिए, एक ऐसा जगह, एक ऐसी प्लेस जिसको हम कहेंगे, वो कहलाएगा यहाँ पे स्टेट। दिस प्रीसपोजेस अ स्टेट। और ये स्टेट क्या करती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस को जन्म देगी। मतलब उस स्टेट में किसी ना किसी अथॉरिटी का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? दैट लॉ प्रीसपोजेस अ स्टेट एंड द स्टेट मेक्स और ऑथोराइजेस टू मेक। अब ये जो स्टेट है वो क्या करेगी? या तो बनाएगी, या तो किसी को अथॉरिटी देगी बनाने के लिए, या रिकॉग्नाइज करेगी या सैंक्शन करेगी किसी रूल को जो कि लॉ की तरह कहलाएगा। व्हाट इज द फर्स्ट प्रीसपोजिशन? सब मेरे साथ याद करेंगे, दैट देयर शुड बी अ स्टेट। और ये स्टेट या तो मेक करेगी, या तो ऑथोराइज करेगी किसी को बनाने के लिए, या तो रिकॉग्नाइज करेगी, या ऐसे सैंक्शन देगी कि रूल, कुछ सेट ऑफ रूल्स आ सकें जो कि लॉ की तरह कहलाएं। ठीक है, फॉर द रूल्स टू बी इफेक्टिव, अब जो ये रूल्स बनाए गए जिनको हम लॉ कहेंगे, इनके लिए क्या होना ज़रूरी है? सैंक्शंस होना ज़रूरी है। मतलब अगर कुछ गलत हो जाता है या कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो इसके पीछे क्या होगा? लीगल सैंक्शन। लीगल सैंक्शन हैज़ टू बी देयर। कुछ सही था, कुछ गलत था, इनके बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है? लॉ कहलाता है। कि क्या सही था वो तो ठीक ही है, जो गलत तरीके से किया गया उसको सही बनाने के लिए आपको जो रूल दिए गए वो थे लॉज। अब अगर कुछ गलत हो गया है और आपको कहा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, इस चीज़ का सीख देने के लिए क्या होना पड़ेगा? देयर हैज़ टू बी अ सैंक्शन, लीगल सैंक्शन हैज़ टू बी देयर। These rules called laws are made to serve some purpose. क्या ऐसे ही लॉ बना दिए गए हैं? नहीं, laws are made to serve some purpose। कि ना किसी निश्चित पर्पस या किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के लिए लॉज क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। राइट? The purpose may be a social purpose or it may be simply to serve some personal ends of a despot। मतलब या तो एक किसी पर्सनल पर्पस के लिए वो लॉ बनाया गया है, या किसी सोशल नीड को ध्यान में रखते हुए किसी लॉ को बनाया गया है। तो इसका मतलब जब भी कभी लॉ बना तो या तो उसके अंदर किसी पर्सनल एम या पर्पस को ध्यान में रखा गया, या फिर किसी सोशल एम या पर्पस, या कई बार हम इसे नीड भी कहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया? किसी लॉ को बनाया। ठीक है, सेपरेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर नोन एज लॉज। सम सच लॉज मे बी मैंडेटरी। कई बार ये लॉज मैंडेटरी भी हो सकते हैं, मतलब कंपल्सरीली आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कई बार प्रोहिबिटिव होते हैं और कई बार परमिसिव होते हैं। कैसे, ये सारी चीज़ों को हम बांटेंगे, आगे आएगा, अभी सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है। ठीक है, अ मैंडेटरी लॉ कॉल्स फॉर अफर्मेटिव एक्ट एज इन द केस ऑफ लॉ रिक्वायरिंग द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। मैंडेटरी लॉ फॉलो करने ही पड़ेंगे जिसमें किसी प्रकार का अफर्मेशन है कि आपको टैक्सेस पे करने ही पड़ेंगे। Now this is a kind of affirmation, right? A prohibitive law requires negative conduct। जब आप
आपसे उम्मीद है कि आप कुछ नहीं करेंगे. समथिंग इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट यू विल नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स और विच आर जस्ट गोइंग टू हार्म अदर्स. ठीक है. In the case of law prohibiting the carrying of concealed weapon or running a lottery, अगर आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप लॉटरी बिजनेस नहीं करेंगे, अगर वो इंडिया में या जिन भी स्टेट्स में बैंड है वहाँ पे आप नहीं करेंगे, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट यू विल नॉट कंडक्ट बिजनेस ऑफ दैट सॉर्ट. या अगर आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप कंसील्ड वेपन यहाँ से वहाँ ट्रैवल, आप उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे. डिफेंस इज नॉट द मैटर ऑफ पर्सनल, is not a personal matter or is not a private, is not in the hands of the private ownership, right? Not in the hands of private persons. Defense का matter है that rests with the government, right? तो क्या आप खुद से बम बनाने लग जाएंगे? नहीं कर सकते. आप ये चीज़ें नहीं कर सकते. तो ये क्या है? प्रोहिबिटिव है. आपको ऐसा करना अलाउड नहीं है. A permissive law is one which neither requires nor forbids action, but allows certain conduct on the part of an individual if he desires to act. Permissive law क्या है? जो आपको किसी प्रकार की परमिशन, परमिसिव के नाम में ही, उस वर्ड में ही उसका मीनिंग है, जो आपको किसी चीज़ की परमिशन देता है. आपसे वो ये नहीं कह रहा है कि आपको कुछ करना ही है, या वो ये भी नहीं कह रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, पर कुछ करने या कुछ नहीं करने का जो ये एक्शन है, इसके पहले आपको ये चेक कर लेना है कि जो भी आप एक्शन करते हैं वो कहीं पे किसी भी लॉ को तोड़ता तो नहीं है. ये है परमिसिव लॉ. इसमें आपको कुछ कंडक्ट तो अलाउड होता है कि आप कर सकते हैं, बट अगेन अगर जैसे आपने कहा आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये परमिसिव लॉ है. यस, यू कैन डू बिजनेस. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्रोहिबिटिव लॉ कैसे लगेगा? आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है आप करिए, पर क्या आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब लोगों की खरीदी बिक्री का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं. क्या आप ड्रग्स सेल कर सकते हैं? नहीं. क्या आप वेपन्स में डील कर सकते हैं? नहीं. राइट तो ये दो चीज़ों से मिलके बना परमिसिव लॉ. कुछ करना अलाउड है, बट अनडाउटेडली आप वो चीज़ें करेंगे जो आपको किसी और लॉ के अंदर प्रोहिबिट नहीं की गई हैं. ठीक है, इतना तक समझ में आया सबको? नाउ लॉज आर मेड इफेक्टिव. कैसे लॉ को इफेक्टिव बनाया जाता है? तो बाय रिक्वायरिंग डैमेजेस टू बी पेड फॉर एन इंजुरी डन ड्यू टू सम डिसओबीडियंस. अब अगर किसी ने कोई डिसओबीडियंस किया, कुछ गलत काम किया, तो हम उसे क्या करेंगे? वो सामने वाले पर्सन को क्या पे करेगा? डैमेजेस पे करेगा. ठीक है. सेकेंड, बाय रिक्वायरिंग समवन इन सम इंस्टेंसेस टू कंप्लीट एन ऑब्लिगेशन ही हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म. या तो हम उसे क्या करेंगे? कुछ परफॉर्मेंस करने के लिए मजबूर करेंगे. क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में, ओरिजिनल जो साझा हुआ था उसमें उसने कोई ऑब्लिगेशन करने का वादा किया था पर्सन ने, और अब वो अपने ऑब्लिगेशन से फेल हो गया है, देन ही हैज़ टू परफॉर्म दिस. राइट तो यहाँ पे हम उसे परफॉर्मेंस के लिए क्या करेंगे? मजबूर करेंगे. बाय प्रिवेंटिंग डिसओबीडियंस. कई बार हम ये भी करते हैं कि हम डिसओबीडियंस को प्रिवेंट करते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. तो जब हम कोई डिसोबीडियंस प्रिवेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉ फॉलो हो जाता है. जैसे अगर हम कहते हैं आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, नाउ वी आर प्रिवेंटिंग समवन टू जस्ट ब्रेक द ट्रैफिक लॉस. अगर हम उसको ऐसा करने से प्रिवेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉस फॉलो हो गए. बाय एडमिनिस्ट्रिंग सम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. या तो आप पेनल्टी, चार्जेस के रूप में कोई मॉनेटरी पेनल्टी, उसके पनिशमेंट या उसको इम्प्रिजनमेंट वगैरह दिला देंगे, ताकि एक सीख की तरह रहे कि अगर आपने अगली बार लॉ तोड़ा तो ये आपके ऊपर पनिशमेंट इम्पोज हो जाएगा. इसी तरह से, और अगर रिपीटेटिव नेचर में आप ऐसा करते ही रहे तो आपके ऊपर कोई सीवियर पनिशमेंट्स भी एप्लीकेबल हो सकते हैं. ठीक है, इतना तक समझा सबको? वेरी गुड. The law and the system through which it operates has developed over many centuries into the present combination of statutes. अब ये जो statutes हैं, इनका मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का काम रहेगा और आप लोग ये लिखेंगे. जब मैं कहती हूँ statutes,
तो स्टैट्यूट्स मतलब क्या होता है जनरली? अब ऐसा समझो, मैं अगर ऐसा कह दूं कि आज के बाद जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो आप काला कलर का ही कपड़ा पहन के बैठेंगे, अगर मैंने ऐसा कह दिया तो क्या ये लॉ बन गया जो कि यूनिवर्सली या इंडिया में सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा? नहीं, ये खाली एक रूल है जो कि किसी एक एकेडमी या किसी क्लास के लिए बनाया गया, मैंने बता दिया, जस्ट अ रूल विच इज फॉलोड इन दी ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। तो ये रूल या रेगुलेशन हो गया या एक ऐसा लॉ हो गया जो कि सिर्फ मुझ तक सीमित है। पर किसी लॉ को स्टैट्यूट कहलाने के लिए एक लॉ कब स्टैट्यूट में कन्वर्ट होता है? जब वो कहीं पे रिटन हो और एनफोर्स कर दिया जाए, तब वो बनता है स्टैट्यूट। तो अगर मैं कहूँ स्टैट्यूट, जैसे तुमने कई बार सुना होगा स्टैट्यूटरी, ये वर्ड सुना होगा, क्या मतलब होता है स्टैट्यूटरी का? स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि ऐसा कोई एक्ट जो कि रिटन लॉस के द्वारा या किसी एक्ट के द्वारा आप पे एप्लीकेबल किया गया है। तो स्टैट्यूट मतलब क्या होता है, आज के बाद हमेशा याद रखोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। स्टैट्यूट मीन्स रिटन लॉ। खाली ओरली कोई चीज बता देने से कुछ नहीं होता। अ स्टैट्यूट इज अ स्टैट्यूट ओनली व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ रिटन फॉर्म। और एक रिटन लॉ को हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूट। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि द लॉ एंड द सिस्टम थ्रू विच इट ऑपरेट्स has developed over many centuries into the present combination of statutes। तो जब बहुत सारे written laws का combination बना, judicial decisions, customs and conventions ये सब जोड़े गए, तब हमने क्या कहा कि law अपने full form में सामने आया। ठीक है, by examining the sources from which we derive our laws and legal system, we gain some insight into the particular characteristics of our laws। तो Ma'am, so all the laws are statutes? No. If the law is a written law, जैसे कंपनीज एक्ट, जैसे टॉर्ट्स, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, सिक्योरिटीज लॉज में इतने सारे लॉज हैं, ये सारे के सारे स्टैट्यूट्स कहलाएंगे बिकॉज दे आर रिटन समवेयर, जिनको वैलिडली पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? स्टैट्यूट्स। इसीलिए हम कहते हैं अरे ही इज अ स्टैट्यूटरी ऑफिसर। व्हाट इज मेंट बाय स्टैट्यूटरी ऑफिसर नाउ? वो ऑफिसर जो किसी एक्ट के अंतर्गत अपॉइंट किया गया है, किसी स्टैट्यूट, किसी रिटन लॉ के अंतर्गत अपॉइंट किया गया है, तो वो क्या हो जाएगा? स्टैट्यूटरी ऑफिसर। मैंने कहा पेइंग ऑफ टैक्सेस इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको इतना इतना टैक्स पटाना पड़ेगा अगर आपकी इनकम इतनी है। तो ये क्या हो गया? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। किसी रिटन लॉ के अंदर मेरे ऊपर एक कंडीशन अप्लाई करी गई है कि अगर आप इतना इनकम अर्न करते हैं तो आपको इतना इतना टैक्स पटाना पड़ेगा, राइट? द स्टेट इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस and order in society formulate certain rules of conduct to be followed by people. These rules of conduct are called laws। अब हम इसको फाइनली हाईलाइट कर सकते हैं। कोई रूल मैंने सिर्फ मेरी एकेडमी के लिए बनाया तो वो रूल इस एकेडमी के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए बनाया गया, सिर्फ इस एकेडमी तक ही वो रूल रहा। पर जब ऐसे रूल्स को स्टेट लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड प्रोस्पेरिटी को बनाए रखने के लिए जब ऑल ओवर दी स्टेट या किसी इकोनॉमी या किसी कंट्री के लिए बना देती है, तब वो क्या बन जाता है? लॉ। समझ में आया? इतना तक सबको क्लियर है? तो सोर्सेज ऑफ लॉ हमने स्टेप बाय स्टेप देखे। और एक और चीज़ देखना, जैसे जैसे डिकेड्स या एराज बदले वैसे वैसे लॉ की डेफिनेशन में बदलाव आता गया। पहले जो कुछ कस्टम्स हुआ करते थे, जैसे सती प्रथा या औरतों को से डॉवरी ली जाती थी, जो भी जब शादी होती थी, वो सारे प्रैक्टिसेस अब क्या हो गए हैं? इलीगल हो गए हैं। तब जो कस्टम हुआ करते थे, अब उन सब पे बैन लग के लॉ बना दिए गए हैं। अब देखो, समय के बदलाव के साथ, सर्कमस्टांसेस के बदलाव के साथ, एरास के बदलाव के साथ कितने सारे चेंजेस आ गए। ठीक है, आगे आने वाले समय में हो सकता है लॉ में और बदलाव आ जाए। आज हमारे लिए जो लॉ है, आज हमारे लिए जो गलत है, हो सकता है आगे जाके वो सही हो जाए, राइट?
जो आज गलत है वो आगे जाके हो सकता है सही हो जाए। तो लॉज कब कैसे करवट लेंगे, बदलेंगे, ये हमें नहीं पता है। पर आज जो लॉज हमारे हमारे ऊपर इम्पोज किए गए हैं, हमें उन्हें फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर हम उसे फॉलो नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, इस तरह से लॉस को इफेक्टिव बनाया जाता है। या तो हमसे डैमेजेस लिए जाएंगे, या तो हमें उस चीज़ को परफॉर्म करने का ऑब्लिगेशन हम पे डाला जाएगा, या तो डिसओबीडियंस हमारे एंड से प्रिवेंट किया जाएगा, या तो हमें पनिशमेंट देने पड़ेंगे। पनिशमेंट कैसे भोगने पड़ेंगे, या तो पेनल्टी के रूप में, नहीं तो जेल के अंदर जाके। ठीक है, अब आ जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ में। लॉ इज नॉट स्टैटिक। देखो अभी हम वही बात कर रहे थे, लॉ किसी एक समय काल में जाके बंद नहीं गया है, लॉ स्टैटिक नहीं है। circumstances and conditions in a society change, laws are also changed to fit the requirements of society। सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स को पे फिट बैठने के लिए लॉज में अकॉर्डिंगली चेंजेस आते रहते हैं। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द प्रिवेलिंग लॉ ऑफ अ सोसाइटी मस्ट बी इन कन्फर्मिटी विद द जनरल स्टेटमेंट्स, कस्टम्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ इट्स पीपल। लोगों के एस्पायरेशन, लोगों की एक्सपेक्टेशन। ना देखो, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ ने ये पहले ही कहा था कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की नीड को देखते हुए लॉ को क्या किया जाता है, बदला जाता है। ठीक है, modern science and technology have unfolded vast prospects and have aroused new and big ambitions in men. Materialism and individualism are prevailing at all spheres of life। ऐसा हम कई सारे, अगर आप कई सारे पोस्ट देखें सोशल मीडिया में, आजकल लोग ऐसे पोस्ट डालते हैं कि लोग इंडिविजुअलिज्म की ओर बढ़ चले हैं, मटेरियलिज्म हो गया है, एवरीबडी इज बिहाइंड मनी, दिस एंड दैट। ऐसी कई चीज़ें आप पोस्ट देखते होंगे। दीज डेवलपमेंट्स एंड चेंजेस हैव टेंडेड टू ट्रांसफॉर्म द लॉ पेटेंटली एंड लेटेंटली। धीरे धीरे लॉ ने हमारी सोच के अनुसार जैसा बदलाव आया, लॉ में भी उसी प्रकार से बदलाव आता गया है और आ रहा भी है। Therefore, law has undergone a vast transformation conceptually and structurally। दो तरह से चेंजेस आए हैं, एक तो कंसेप्ट वाइज चेंज और दूसरा लॉ के स्ट्रक्चर में चेंज। द आइडिया ऑफ एब्स्ट्रैक्ट जस्टिस हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय सोशल जस्टिस। अल्टीमेटली सोसाइटी को कितनी सुंदर लाइन दी है कि सोशल जस्टिस अल्टीमेटली इज द थिंग जिसके पीछे इतने सारे लॉज बनाए गए हैं। अगर लॉ बनाने से सोसाइटी ही खुश नहीं है, सोसाइटी में रहने वाले लोग ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऐसा लॉ वैसे भी किसी काम का नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि चोरी करना, मर्डर्स करना, लोगों के साथ गलत करना अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि वो ये सारी हरकतें किसी एक निश्चित ग्रुप ऑफ पीपल को अच्छी लग सकती हैं, उनके अनुसार वो सही हो सकता है, बट दैट इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ द अदर पीपल। राइट, किसी का नुकसान पहुंचाना किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को अच्छा लग सकता है, पर क्या वो सोसाइटी को निगाह में रखते हुए अच्छा है क्या? नहीं। राइट, so the object of law is to form an order which in turn provides hope of security for the future। हम जब किसी जगह में रहते हैं, हम किसी सोसाइटी का पार्ट है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होनी चाहिए कि हमें उस जगह में रहते हुए, उस स्टेट में रहते हुए सिक्योरिटी फील होनी चाहिए अपने फ्यूचर को लेके। Law is expected to provide socio-economic justice and remove the existing imbalances in the said structure and to play role in the task of achieving various socio-economic goals which are enshrined in our constitution। हमारे constitution में कुछ सोशियो इकोनॉमिक गोल्स हमें दिए हुए हैं जो इकोनॉमिकली, मतलब हमारे सर्वाइवल के लिए वी नीड मनी। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम खाली सांस लेते हुए आराम से जी सकते हैं? नहीं, वी नीड मटेरियल थिंग्स, पर उन मटेरियल थिंग्स को पाने के लिए हम किसी और का नुकसान करें, क्या ये सही है? नहीं। तो देयर आर वेरियस सोशियो इकोनॉमिक गोल्स विच आर एंश्रिंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और वो सर्व करता है एज अ व्हीकल ऑफ सोशल चेंज एंड एज अ हार्बिंगर ऑफ सोशल जस्टिस। तो एक तरह से आपको कुछ चीज़ें करना अलाउ किया गया है, बट at the time of doing certain things you need to remember in mind that you are not affecting the interest of any other person, you are not prejudicially affecting the rights of other persons or the properties of the persons living in that same society। right,
हमें हमेशा ये याद रखना है कि हमारा इंटेंशन किसी भी दूसरे के इंटेंशन से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए एंड अल्टीमेटली पीस एंड प्रोस्पेरिटी एक सोसाइटी में बनी रहनी चाहिए। इसीलिए लॉ बना है। लॉ इसलिए नहीं बना है कि आप बर्गर खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, या आप गुपचुप खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, इसलिए लॉ नहीं बना है। वो आपकी इंडिविजुअलिटी है, वो आपके चॉइसेस हैं। आपको पढ़ाई, अगर आपको कहा गया है कि भाई आपके पास ये 3 स्ट्रीम्स हैं, तो लॉ ऐसा नहीं बना है कि ये वाला बच्चा यही प्रकार का सब्जेक्ट लेगा। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको फ्रीडम दी गई है कि आप कोई भी लॉ, आप कोई भी करियर अपने लिए चूज कर सकते हैं। लॉ किसके लिए बना है? जब आपके ऐसे किसी एक्शन से किसी और को नुकसान ना पहुंचे। आपने साइंस का फील्ड लिया, आपने केमिकल्स की पढ़ाई करी और फिर आपने केमिकल्स का इस्तेमाल करके बॉम्ब बना दिया जो कि दूसरों के लिए नुकसानदायक है। क्या ये सही है? नहीं है। लॉ आपको ऐसे में रोक देगा। आपके केमिकल्स की पढ़ाई करने पे आपको रोक नहीं लगाई, पर उस नॉलेज का गलत तरीके से इस्तेमाल करना इज नॉट अलाउड। समझ में आया? Now, sources of Indian law. The expression sources of law has been used to convey different meanings. There are as many interpretations of the expression sources of law as there are schools and theories about the concept of law. अब देखो, जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में भी अलग अलग टाइम पीरियड्स में इकोनॉमिक्स इस वर्ड को अलग तरीके से डिफाइन किया। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स हैव डिफरेंटली जस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स, राइट? किन्हीं ने उसको वेल सेंटर्ड बोला, किन्हीं ने वेलफेयर सेंटर्ड बोला, पर ड्यू टू द चेंज ऑफ द टाइम उनकी डेफिनेशंस उनके समय काल में सही भी रही होंगी, पर अगर आज देखें तो वो डेफिनेशन बहुत हमें एब्जर्ड लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है। बस उसी प्रकार से हम सब के लिए लॉ का मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। अलग अलग टाइम में लोगों ने डिफरेंटली लॉ को समझाने की कोशिश भी करी है। द जनरल मीनिंग ऑफ द वर्ड सोर्स इज ओरिजिन। सोर्स का मतलब क्या होता है कि उद्धृत कहाँ से हुआ, कहाँ से निकल के आया ये वर्ड या ये कंसेप्ट। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग ज्यूरिस्ट अबाउट द ओरिजिन ऑफ लॉ। अब अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि लॉ को डिफाइन कैसे किया गया, अब उसके सोर्स क्या क्या रहे, कहाँ से निकला होगा, किसने ये सोचा होगा कि ये सही है ये गलत है, राइट? तो Austin contends that law originates from the sovereignty. Savigny traces the origin in Volksgeist, general consciousness of the people. The sociologists find law in numerous heterogeneous factors. For theologians, law originates from God. Veds and Quran, which are primary sources of Hindu and Mohammedan law, respectively, are considered to have been revealed by God. अब देखो, सब लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है भगवान ने बनाया, कोई कह रहा है इस अथॉरिटी ने बनाया। Precisely whatever source of origin may be attributed to law, it has emanated from almost similar sources in most of the societies. कोई कहता है कि sovereignty मतलब जो sovereign authority है उनने लॉ बनाया, कोई कहता है वो sovereign authority हमारे लिए गॉड है। मुस्लिम्स के लिए कुरान से निकला, हिंदूज के लिए हमारे वेद और उपनिषद से निकला। ठीक है, तो अलग लोगों के हिसाब से जो डेफिनेशन है या सोर्स ऑफ लॉ है वो क्या है, डिफरेंट है। The modern Indian law as administered in courts is derived from various sources and these sources fall under the following two heads. अब अभी का जो सिस्टम है उनको हम मानते हैं कि दो तरह से इसका जन्म हुआ है। एक तो कहलाता है प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ जो कि प्राइमरी है, दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ। दो तरीके से क्या किया गया है, लॉ को बनाया गया है या लॉ का जन्म हुआ ऐसा माना गया है। पहला प्रिंसिपल सोर्सेज और दूसरा सेकेंडरी सोर्सेज। तो प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ क्या क्या हुए, कस्टम्स और कस्टमरी लॉ, जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स, स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशन, पर्सनल लॉ जैसे हिंदू एंड मोहम्मडन लॉ, पारसीज के भी अपने लॉ होते हैं। ऐसे अलग अलग प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ लॉ माने गए हैं जो कि प्राइमरी माने गए। सबसे पहले इंडियन लॉ कहाँ से निकला, इसके लिए जो प्राइमरी माने गए, तो सबसे पहला कस्टम्स और कस्टमरी लॉ। कस्टम्स और कस्टमरी लॉ कैसे है पता है, दिवाली में दिए लगाने हैं, अब ये कस्टम बन चुका है। राखी के समय, रक्षाबंधन के समय राखी बांधनी ही है, ये कस्टम बन चुका है।
तो कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे नहीं होता है कि अपनी पेंसिल वेंसिल गिर जाती है तो अपन तुरंत ऐसे माफी मांगने लगते हैं, ऐसा लगता है कि हम पे पाप चढ़ जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। किसी को पैर लग गया तो अरे सॉरी सॉरी, अरे हो जाता है गलती से, वैसे भी पैर टकरा जाता है, कोई बात नहीं। पर हमारे लिए वो क्या बन गया, एक तरह से कस्टम बन गया कि ऐसा तो फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो पाप चढ़ेगा, राइट। तो custom is the most ancient of all the sources of law and has held most important place in the past, though its importance is now diminishing with the growth of legislation and precedent. पहले के ज़माने में जैसे ऐसा होता था कि कोई कस्टम है जो कि फॉलो होता ही आना है, वो कस्टम इतनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर दिया गया कि अब हम उसे लॉ की तरह जानने लग गए, क्योंकि वो कस्टम इतनी ज़्यादा बार हमारे द्वारा करवाया गया कि हम उसको क्या मानने लग गए, लॉ मानने लग गए। पर विद द चेंजिंग टाइम्स एंड सिचुएशंस अब इस कस्टम को लॉ की तरह मानने के इस हमारे अजम्पशन में थोड़ा सा बदलाव आ गया है। A study of the ancient law shows that in primitive society, the lives of the people were regulated by customs which developed spontaneously according to circumstances. Due to the change in the circumstances, some laws were made और उन laws को क्या कर दिया गया, instantly application में भी ला दिया जाता था या execute करा दिया जाता था, जैसे ही कोई circumstances की demand होती थी, right? It was felt that a particular way of doing things were more convenient than others. ये भी माना जाता था कि इस तरह से अगर काम किया गया तो it would be more convenient and more easy to be followed. When the same thing was done again and again in a particular way, it assumed the form of custom. Now see and highlight this. जब एक काम बार बार उसी तरह से पर्टिकुलर वे में किया गया तो उसे किस तरह से डिक्लेयर कर दिया गया, as if it is a custom and this particular thing should be done in this way only, right? Customs have played an important role in molding the ancient Hindu law. Most of the law given in Smritis and commentaries had its origins in customs. The Smritis have strongly recommended that the customs should be followed and recognized. Customs worked as a reorienting force in Indian law. और customs को ये कहा गया कि जैसे ये एक रीओरिएंटेशन की फोर्स है, जिसे इसीलिए लाया गया ताकि जब जब जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनमें बदलाव आए तो एक रीओरिएंटेशन किया जाए और वापस से कोई लॉ बनाया जाए, कोई कस्टम फॉलो किया जाए और जो कस्टम लॉ की तरह क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा, राइट। तो अगर हम इसको एक बार देखें कि कस्टम्स और कस्टमरी लॉ क्या होते हैं, कोई ऐसी प्रैक्टिस, कोई ऐसी आदत, कोई ऐसा काम करने का तरीका जो बार बार किया गया जिससे वो एक क्या बन गया, कस्टम की तरह कन्वर्ट हो गया, राइट। इसमें कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है अगर अब तक तो पूछो, वरना कल से हम चालू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम्स, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी डिस्कशंस होंगे और उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ टाइम रन हो जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना होमवर्क है, इतना पढ़ना ही है। टिल पेज नंबर 6 आई वॉन्ट एवरीवन टू गो थ्रू टिल पेज नंबर 6, गो थ्रू वॉट एवर इज रिटन हियर और धीरे धीरे इसके एक अगर स्टिकी नोट्स आप यूज़ करते हैं तो स्टिकी नोट्स लगा लगा के आप अपने नोट्स साइमल्टेनियसली बनाते चलें, ठीक है। जो भी मैं आपको यहाँ अंडरलाइन या हाईलाइट कराती हूँ, लिखवाती हूँ, उसको अपनी कॉपी में मार्क करते चलें। ऑल ऑफ अ सडन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर ये होगा, अरे मैम हमको तो ये कंसेप्ट पता ही नहीं। दिस शुड नॉट हैपन, राइट। सो मेक योर नोट्स, एक कॉपी अपनी बना के रखिए, हाईलाइटर्स का इस्तेमाल करिए, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बनाते चलिए क्योंकि बहुत जल्दी आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। So that's all for today. I am ending the class now. If you have any doubt, then you can ask me tomorrow, right? Thank you.